तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना पहले तो इसे, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का ये पहला उपग्रह है, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने प्रश्न को इंपॉर्टेंट कहा। आंसर होगा GSAT-20। तो इसरो की जो कमर्शियल ब्रांच है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने अभी घोषणा की है कि भारत अपने अगले पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-20, इसको लॉन्च करने के लिए जो स्पेस एक्स कंपनी का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसका इस्तेमाल करेगा। स्पेस एक्स आप जानते ही हो एलन मस्क की कंपनी है, तो याद रखना स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला ये भारत का पहला मिशन होगा। इसी साल इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में ही। और ये जो GSAT-20 हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसे CMS-03 या GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे पास तो एक बाहुबली जो रॉकेट है, जिसे फैट बॉय भी कहते हैं, जिसे हमने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था, हम उसी से इसको क्यों नहीं लॉन्च कर देते? फॉल्कन 9 का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम क्यों एहसान ले रहे हैं किसी का? तो आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हो फैट बॉय बाहुबली रॉकेट जिससे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसकी कैपेसिटी 4000 किलोग्राम तक की है। मतलब 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। और हमारा ये जो GSAT-20 है, इसका वजन 4700 किलोग्राम है। इसीलिए यही कारण है कि हम फॉल्कन 9 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी लगभग डबल है इसका, हमारे वाले से 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2022 जून का महीना था जब हमने GSAT-20 का पहला परीक्षण किया था, और उसे हमने एरियन 5 से लॉन्च किया था फ्रेंच गुयाना से। तो ये अच्छा प्रश्न है, और ये जरूर याद रखना, हमारी जो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, और इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में ही मिलेगा, जहां पे इसरो का मुख्यालय है। इसरो की अगर बात करें, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो गया, चेयरमैन है S सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम भी याद रखना, निलावु कुदिचा सिम्हांगल है, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा है। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और अभी आपको याद होगा, अभी 1 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C58 से एक उपग्रह को लॉन्च किया था, जिसका नाम है एक्सपोसेट, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना था अमेरिका के बाद। और ये साथ में 2 पेलोड लेकर के गया था, उनके नाम भी याद रखना, पॉलिक्स है और एक्स स्पेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान है X-37B, इसको किसने लॉन्च किया? मैं यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा हूँ ये किसका है, मैं पूछ रहा हूँ इसको लॉन्च किसने किया। तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। तो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है नासा, अभी उन्होंने अपना सीक्रेट स्पेस प्लेन जिसका नाम है X-37B इसको लॉन्च किया है, और ये इस सीक्रेट प्लेन की 7वीं उड़ान थी। सीक्रेट प्लेन इसे क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले आप ये जान लो कि ये लॉन्चिंग स्पेस एक्स का जो फॉल्कन हेवी रॉकेट है उससे की गई है। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, अमेरिका से। एक्चुअली में आपको याद हो तो जिस तरह से अमेरिका की नेवल फोर्स है, एयर फोर्स है, उसी तरह से एक स्पेस फोर्स भी है, जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स। मतलब अमेरिका अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और उसी के लिए ये फोर्स इसने तैयार की। उसी के लिए अभी अमेरिका ने ये सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को लॉन्च किया है। और ये वैसे पहली बार नहीं है, हमने कहा ये इसकी 7वीं उड़ान थी, और पिछली बार ये प्लेन जब अंतरिक्ष में गया था तो 908 दिन बिता करके आया था, और पहली बार किसी रोबोटिक प्लेन ने अंतरिक्ष में 908 दिन बिताए थे, ये एक रिकॉर्ड था। और इसे हमने सीक्रेट प्लेन इसीलिए कहा क्योंकि ये अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उसका सीक्रेट मिशन है, क्योंकि उन्होंने इस मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसीलिए इसे सीक्रेट प्लेन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर बताओ, इसरो खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा 50। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, जो कि इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने कहा है कि इसरो ये अगले 5 सालों में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। और ये उपग्रह, ये सैटेलाइट मुख्य रूप से सेना के उपयोग के लिए मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। ये उपग्रह हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे, जिससे देश के सामने आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकेगा। अच्छा, वैसे अगर बात करें कि अभी किस देश के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स है, तो अमेरिका इस मामले में पहले स्थान पर है, 239 इसके पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, इसके पास 140 है। फिर रशिया का नंबर आता है 106। भारत 7वें नंबर पर आता है इस मामले में, केवल 9 हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इसलिए इनको लॉन्च करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। तो अभी केंद्र सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
अच्छा, इनके अलावा एक और नाम याद रखना है आपको, ऋत्विक रंजनम पांडे का। उनको 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अरविंद पनगड़िया का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, बताओ कहां पे सुना था? तो ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे 2015 से लेकर 2017 तक। वर्तमान में वैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। अच्छा, इसके अलावा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। उन्हें सन 2012 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। और अभी वर्तमान में बात करोगे तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और आप जानते ही उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। और ये कब तक चलेगा? तो 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि रहेगी, जिसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं अरविंद पनगड़िया। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? अनुच्छेद 280। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना, जो टैक्स आया है उसका बंटवारा करना। तो अगर क्वेश्चन को समराइज करें तो 2 ही नाम आपको याद रखने, अरविंद पनगड़िया का जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, और ऋत्विक रंजनम पांडे का जो कि इसके सचिव बनाए गए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए फेलिक्स त्सेसिकेदी। मतलब ये लगातार दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप जानते हो अभी रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोहम्मद मुइज़जू ये मालदीव के प्रेसिडेंट बने। तो जेवियर मेली ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने, और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने देखा न्यूज में कि अर्जेंटीना अब ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो आप लोग मुझे, अभी डोनाल्ड टस्क ये किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात हुई है, तो ये रहा मैप में। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वैसे सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है? अल्जीरिया है। तो यहाँ की कैपिटल किंशासा है, करेंसी है कांगो फ्रैंक, और प्रेसिडेंट फिर से बन गए फेलिक्स त्सेसिकेदी। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव खन्ना को। तो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें संजय किशन कौल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और परंपरा के अनुसार ये नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। और याद रखना, ये नालसा का मुख्य संरक्षक ये भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो कि वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। और इस नालसा की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं जो लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त में कानूनी सेवा ये प्रदान करता है। और भारत में कानूनी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर 1995 में। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर बताओ, अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने? तो आंसर होगा RK त्यागी। RK त्यागी मतलब रविंद्र कुमार त्यागी। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? K श्रीकांत का स्थान लिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती 1989 में। गुरुग्राम में मुख्यालय है। आपको याद होगा अभी इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 भी मिला था। ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है, हमने पढ़ा भी था। बाकी ऑप्शन में अगर बात करोगे तो फिक्की के अभी अगले अध्यक्ष बनाए गए अनीश शाह। विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख बने आलोक शर्मा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे रघु श्रीनिवासन। इनके नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में चाड देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा सुक्सेस मसरा। सुक्सेस मसरा का नाम ध्यान रखना बस। ये अफ्रीकी देश है चाड, उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाड की बात करें तो पहले तो ये रहा मैप में चाड। कैपिटल इसकी होती है एनजमेना, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और प्रधानमंत्री बन गए सुक्सेस मसरा। ऑप्शन के भी अगर आप देखना चाहो नाम, तो ND राजोएलिना, ये अभी मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने थे। श्रेता थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। और हमने पढ़ा अभी फेलिक्स त्सेसिकेदी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट बने थे। फिर बताओ, अभी हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई दुनिया की? तो आंसर होगा फ्रांसुआ बेटनकॉट मायेज। तो फ्रांस की 70 वर्षीय महिला है फ्रांसुआ बेटनकॉट मायेज, जो विश्व की पहली महिला बन गई है जिनके पास $100 अरब की संपत्ति है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 100.1 अरब डॉलर है, बिलियन डॉलर है। वे वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल, उसकी होल्डिंग कंपनी टीथा इसकी चेयरपर्सन और लॉरियल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वाइस चेयरपर्सन है। वहीं अगर विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करेंगे तो वो फिर से बन चुके हैं स्पेस एक्स के मालिक, ट्विटर के मालिक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क। उनकी संपत्ति 232 अरब डॉलर बताई गई। तो फ्रांसुआ बेटनकाट का नाम यहाँ पे याद रखना। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला ये बन गई हैं। किस देश की है पूछेंगे तो फ्रांस की है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा है, नाम क्या है उनका? तो आंसर होगा डॉक्टर सवीरा प्रकाश। तो पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई हिंदू महिला चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान का आज तक का ये भी इतिहास रहा है कि वहां पर किसी भी चुनी हुई सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं किया है। पर इस बार 2024 में होने वाले चुनाव में हमने देखा कि पहली बार कोई हिंदू महिला चुनाव लड़ने जा रही है। उनका नाम डॉक्टर सवीरा प्रकाश है। वे खैबर पख्तूनवा से चुनाव लड़ रही हैं। और किस पार्टी से? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो उनका नाम याद रखना। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। इस बार स्टील उत्पादन में भारत में 14.3% की वृद्धि देखी गई है। ये डेटा अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक के बारे में है। तो इस पीरियड में उत्पादन कितना बताया गया? 89.711 मिलियन टन। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। स्टील उत्पादन में याद रखना भारत दूसरे स्थान पर है और पहले पे चाइना है। चलो फिर बताओ, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि 2023 में बाघों की मौत के मामले में शीर्ष पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसी को तो कहा जाता है। तो 2023 में टोटल टाइगर ये मारे गए कितने? 177 इस रिपोर्ट के अनुसार। आप जानते हो अभी कुछ समय पहले टाइगर सेंसस 2022 आया था और उसके अनुसार टोटल भारत में टाइगर कितने बताए गए? 3167 टाइगर। और सबसे ज्यादा टाइगर आप जानते हो मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बात करें तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54 हैं। और 54 नंबर का बना था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का है। इससे पहले 53rd नंबर का बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है। और उससे पहले 52 नंबर का बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा राजस्थान में। वैसे हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। वैसे अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ये उत्तराखंड में मिलेगा। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू हुआ था 1973 में। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को मनाते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताइए। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। तो हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। वैसे आपको याद होगा 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है। डीआरडीओ आप जानते हो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है। तो 2024 में डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखो, परिवार फैमिली से संबंधित मैं 2 दिवस आपको और बता रहा हूँ। एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, वो 15 मई को होता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस भी होता है, वो 16 जून को होता है। तो देखो, मैंने परिवार से संबंधित 3 दिवस आपको रिवाइज करा दिए। इनको कंफ्यूज मत करना, कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान में रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे आपने कब मनाया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं आपको बताएं? ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती होती है इस दिन। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1809 में। और ये थोड़ा सा क्लियर करना कि ये जो ब्रेल है ये कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये कोड है जिसका उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए मददगार होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं। और एक बार एग्जाम में एग्जामिनर ने यहीं से प्रश्न बना दिया था कि बताओ ब्रेल लिपि के प्रत्येक अक्षर के लिए कितने डॉट्स होते हैं? तो आंसर होगा 6। जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं ना, उनकी ये बात कर रहा है। और इस बार की थीम है रीचिंग द ब्लाइंड एंड विजुअली इंपेयर्ड, यानी कि अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। फिर बताओ,
अभी हाल में देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मथुरा में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। और इस गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा है। देखो, भारत सरकार ने देश में अभी नए टोटल 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है और उनमें से ये पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी ताकि लड़कियां भी पुरुषों की तरह राष्ट्र की रक्षा में भागीदार बन सके। और मैं आपको बता दूं कि 1960 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल ये लखनऊ में स्थापित किया था। और ये पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रमुख परियोजना है। सड़क सुरक्षा बल उसके हिस्से के रूप में ये परियोजना शुरू की गई है। तो मतलब आप समझे कि इसमें क्या होगा। तो जब आप गाड़ी में जा रहे हो बैठ करके, आगे एक ब्लैक स्पॉट आता है या ब्लाइंड स्पॉट बोल दो, तो उसके आने से 100 मीटर पहले ही आपको वॉइस अलर्ट मिल जाएगा कि आगे 100 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक स्पॉट है, जिससे आप अलर्ट हो जाओगे। और इसका फायदा ये होगा कि एक्सीडेंट कम होंगे। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? एकदम से घूम आ जाती है और आपको दूसरे साइड से आने वाले व्हीकल दिखाई नहीं देते या पता नहीं चलता उधर से कोई व्हीकल आ रहा है, जिस कारण से ऐसी जगहों पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अब अगर आप पंजाब में हो और अगर आपके रास्ते में ऐसा कोई स्पॉट आता है तो आपको पहले से ही वॉइस अलर्ट मिल जाएगा, जिससे आप एक्टिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे और एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो प्रश्न में यही कहा कि दुर्घटना संभावित साइटों का मैपिंग करने वाला या नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर होगा पंजाब। फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब यहां से आपके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले इसके बारे में हम जानते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। देखो, मोदी जी ने इसको इसी साल 17 सितंबर 2023 को शुरू किया था, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ही। और यह भी याद रखना कि सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं, 3 फाउंडेशन हैं। अच्छा, पहले ये जान लो कि विश्वकर्मा किन्हें कहा जाता है। तो जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उन्हें, मतलब ऐसे कारीगर जो मशीनों के बिना हाथों से काम करते हैं, वे विश्वकर्मा की कैटेगरी में आते हैं, विश्वकर्मा की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि लुहार हो गए, सुनार हो गए, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गए, वगैरह वगैरह। तो इस योजना में क्या है, जो भी काम आप चुनते हो या जो भी आपका काम है, जैसे कि आप सुनार हो, आपने सुनार का काम चुना, तो पहले तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऊपर से आपको की ट्रेनिंग पीरियड चल रही है, पर डे 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको 15,000 रुपये का जो भी आपका टूल किट होता है, जो भी आपके औजार होते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा 5% ब्याज पर 5% इंटरेस्ट के साथ बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का आपको लोन भी दिया जाएगा, ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सको। उसके लिए जो भी सामग्री आनी है वो आप ला सको। ये इस योजना में है। और ये योजना वित्त वर्ष 2023-24 से यानी कि अभी शुरू हुई है और वित्त वर्ष 2027-28 तक यानी कि अगले 5 सालों तक ये चलाई जाएगी। और अब आपका ये अच्छा प्रश्न बन गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और एक और पॉइंट याद रख लो कि यहाँ पे जो पहला बैच शुरू किया गया उसमें किस शिल्प पर ट्रेनिंग दी गई? तो दारजी शिल्प पर। ये थोड़ा सा डीप जाकर के अगर प्रश्न पूछेगा ना एग्जामिनर, तो वो पूछ सकता है। वैसे ऊपर ऊपर जो भी पूछेगा वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, चाहे योजना से संबंधित हो चाहे प्रश्न की बात हो। अच्छा, वैसे फिर बताओ, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित यानी कि रिसाइकल कर ISCC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये प्लास्टिक कचरे का रासायनिक रूप से यानी कि केमिकली रिसाइकल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस प्रोसेस में नई प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कचरे से हाई क्वालिटी वाली सामग्री तैयार की जाएगी और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक कचरा होता है, उसके पायरोलिसिस ऑयल को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर में इन्होंने बदल दिया। और उन पॉलीमर के नाम क्या हैं? सर्कुरिपोल जो कि पॉलीप्रोपिलीन है और सर्कुरिलीन जो कि पॉलीइथिलीन है। और इसी के लिए अभी रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है ये पहली रिफाइनरी बन गई है जिसे ISCC+ सर्टिफिकेशन मिला है। ISCC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। और क्यों मिला वो भी हमने देख लिया। सर्कुलर पॉलीमर प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम
केमिकल रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को केमिकली रिसाइकल करके ये इन्होंने प्रोड्यूस किया है सर्कुलर पॉलीमर। तो जितनी भी बातें की, अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समराइज करके आपको एक लाइन में बोलूं, तो रिलायंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो वेस्ट प्लास्टिक से हाई क्वालिटी वाली प्लास्टिक भी बना सकता है, जिसे हम फूड स्टोरेज या पैकेजिंग तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने वाली ये बात है। और रिलायंस से अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक न्यूज आपको याद आएगी। अभी रिलायंस जियो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए। ये जरूर याद रखना, किस आईआईटी के साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ। और इसी से मुझे याद आता है, इस बार हमने पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया था। कब? 28 जुलाई 2023 को। और पूछे कि पहला अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया? 30 मार्च 2023 को। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार ये कहां पे खोजा गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक खारे पानी की झील है जिसको कहते हैं साल्टन सागर, और यहीं पे अब तक का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया। मतलब एक ही साथ एक ही जगह पे इतना सारा रिजर्व मिला है लिथियम का, ये प्रश्न कह रहा है। और ये रिजर्व, ये भंडार इतना बड़ा है कि आप इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 375 मिलियन बैटरीज तैयार कर सकते हैं। मिलियन मतलब 10 लाख होता है। और ये साल्टन सागर में मिला है। मैंने बताया ये खारे पानी की झील है। कहाँ पे? अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो कोलोराडो रेगिस्तान है वहां पर ये स्थित है। और कौन सी धातु मिली है? लिथियम। तो लिथियम की बात करें तो ये एक नरम और चांदी के समान चमकीली सफेद धातु होती है। और आप जानते हो ये सबसे हल्की धातु है। धातु मतलब मेटल, लाइटेस्ट मेटल है ये। और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं, अगर जानना चाहो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार कहां पर मौजूद है, तो आंसर होगा बोलीविया देश के पास। उसके बाद अर्जेंटीना का नंबर है और उसके बाद अमेरिका। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और उन्हें अभी इसके लिए इन्विटेशन मिला है। मंदिर के जो निदेशक मंडल है उनकी ओर से इन्विटेशन दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और इस मंदिर को दुनिया भर में भारत के आध्यात्मिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। तो सिंपल सा याद रखना, मोदी जी कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो, पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं। अभी काफी चर्चा में रहा ये। कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी आपने पढ़ा था कि भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया। अभी यहाँ पे इसी साल मशीन कैन सी 2023 समिट का आयोजन हुआ था। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया? किस राज्य ने? झारखंड। अभी झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी उन्होंने घोषणा की कि राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की जो उम्र है उसे 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया। मतलब अब 50 वर्ष की आयु से ही पेंशन मिलने लग जाएगी। ऐसा क्यों किया? तो सरकार का कहना है कि आदिवासियों की मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है, इसीलिए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव। तो हमारे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और अभी उन्होंने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लकड़ी, बांस और वन उत्पादों के परिवहन के लिए देश के हर राज्य में आप जा सकते हो इस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की मदद से। मतलब अब आपको हर राज्य में जाने पर अलग अलग परमिट नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब पूरे देश में एक ही परमिट लागू कर दिया गया है। पर याद रखना, किसके लिए? लकड़ी और वन उत्पादों के लिए। तो वन ट्रांजिट पास सिस्टम का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन पास प्रणाली को लागू करना। जैसे कि नहीं है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो अपार आईडी आई थी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। उसी तरह से है ये वन नेशन वन पास। एक बार पास बना लो, फिर आप किसी भी राज्य में चले जाओ, बार बार पास बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्टार पॉइंट डिस्क्लेमर डाल के बता दिया है किसके लिए? लकड़ी और वन उत्पादों के लिए। तो एक लाइन में अगर इस पूरी बात को समराइज करा जाए तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में लकड़ी और बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना। तो याद रखना, किसने लॉन्च किया? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसने फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो। तो अभी इसरो ने ये फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। फीस्ट का फुल फॉर्म हो गया
फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली में तो इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार किया है, जो कि इसरो का ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे आपको याद हो तो रॉकेट वगैरह जो भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो यहीं पे बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तो लॉन्च कर दिया, ये आपको पता चल गया, लेकिन ये काम क्या करेगा? तो जो आपके रॉकेट हो गए, जो सैटेलाइट्स हो गए, जो इमारतें हो गई, उनकी संरचना को पूरा करने का ये काम करेगा। जैसे कि आपको कोई रॉकेट बनाना है तो आप पहले क्या करो, इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसे तैयार कर लोगे। उसमें आप देख लोगे कि अच्छा मैं ये ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये इसमें सिस्टम जोड़ूंगा तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, अच्छा इसमें से क्या सिस्टम हटा दूं, क्या सिस्टम जोड़ दूं, ये आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले बना करके देख पाओगे। और सक्सेसफुल रहता है तो फिर आप उसे असली में बना लोगे। तो ये रहेगा इस सॉफ्टवेयर का काम। अभी तक भारत की जो भी कंपनियां, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती हैं, वो भी इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो विदेशी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है जो बहुत महंगे पड़ते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक श्रीवास्तव का नाम याद रखना, जिनको अभी अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अभी आप लेटेस्ट हमने पढ़ा था, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह, का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए अनीश दयाल सिंह। वहीं आईटीबीपी के बन गए राहुल रसगोत्रा। बीएसएफ के पूछूं तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नितिन अग्रवाल बने थे अभी कुछ समय पहले ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको रिवाइज करा दिए ऑप्शन के फॉर्म में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये हम मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ। कब से कब तक? 2 जनवरी को ये शुरू हुआ और कब तक चल रहा है? 15 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 का ये हमारा पहला सैन्य अभ्यास है जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया। यूनाइटेड अरब अमीरात जिसकी कैपिटल होती है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। अच्छा, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर बी आर कंबोज को। तो प्रोफेसर बी आर कंबोज ये कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति है। प्रोफेसर बी आर कंबोज इनका नाम है, जिनको अभी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी उनको ये पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो कर्नाटक के जो राज्यपाल है, गवर्नर है थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा इनको ये सम्मान मिला। 2023 का मिला, इनको याद रखना। और पिछला वाला 2022 का किसे मिला था? डॉक्टर सुरिंदर सहगल को मिला था। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2004 में और ये पहला पुरस्कार 2005 में तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते हो, दुनिया में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, जबकि भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अभी पिछले साल 2023 में इनका निधन भी हो गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब ये नेविगेशन सिस्टम है, एक मैपल्स ऐप, जिस पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है मैपल्स ऐप, इसे मैप माई इंडिया ने तैयार किया है और ये पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रमुख परियोजना। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की है? तो आंसर होगा इसका स्वीडन। तो एक्चुअली में अभी स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी का आविष्कार किया है, जिससे हमें फसल उगाने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, अब वो नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब बिना मिट्टी के हम फसल तैयार कर सकते हैं। अभी उन्होंने जौ के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि 15 दिनों में 50% अधिक वृद्धि देखने को मिली है। मतलब नॉर्मल जो हम मिट्टी में पौधा उगाते हैं वो 15 दिन में जितना ग्रो होगा, ये उससे 50% ज्यादा तेजी के साथ ग्रो हो रहा है। अच्छा, पहले आप एक ये टर्म यहाँ पे सुनोगे, हाइड्रोपोनिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, बिना मिट्टी के खेती करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसे ही हाइड्रोपोनिक कहते हैं। मोटा मोटा बेसिक आप समझ लो, इसमें क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती है उसको विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया जाता है
यानी कि जड़ों को इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट किया जाता है, या सिंपल भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रिकली उसे पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो याद रखना, अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक मृदा डेवलप की है, तो आंसर होगा स्वीडन। अब हम स्वीडन को मैप में देखेंगे, उससे पहले दो स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, डेज वाले प्रश्न। एक तो अभी वर्ल्ड सोइल डे आपने मनाया होगा, विश्व मृदा दिवस, वो कब मनाया? और एक विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस होता है, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे, ये हम कब मनाते हैं, ये आप बताइए।